Good morning, all of you, and welcome to the session. स्वागत है आप सभी का। मैकियावेली के चिंतन में आज हम लोग मैकियावेली के राज्य शिल्प का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। ये राज्य शिल्प कुछ और नहीं बल्कि मैकियावेली द्वारा शासक को दी जाने वाली सलाह है। मैकियावेली अपनी रचना द प्रिंस में शासक को कुछ सलाह देता है। अब चूंकि मैकियावेली का पूरा दर्शन ही राज्य की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमता है, तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे में वो शासक को यह सलाह देगा कि भाई अपनी शक्ति में यथासंभव वृद्धि करो, जिससे राज्य की सुरक्षा अधिक से अधिक मजबूत हो सके। ये शिवेंद्र, शालिनी, जतिन, आरिफ, शाहिद, विद्यासागर, संजना, रानी, निखिल एंड ऑल, स्वागत है आप सभी का। ये सलोनी, देवेश, सुनील, यू ऑल आर वेलकम टू द सेशन। हेलो धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग। Yes, Anmol, Salam, good morning and welcome to the session. Yes, Vaishali, Rishi, गुड मॉर्निंग। तो चलिए धीरे धीरे सब लोग जुड़ ही जाएंगे। धर्मेंद्र कह रहे हैं क्या ये प्रॉपर ऑनलाइन क्लास है? हाँ, ये अभी तो ऑनलाइन ही चल रही है। अगली सूचना तक अभी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेगी। गुड मॉर्निंग नीरज। यस अरमान, मोनिका, स्वागत है आप सभी का। यस अंकित, अभिषेक, अनमोल, आरती। अंकित कह रहे हैं कि आज हमने रियल संविधान पढ़ा, बहुत अच्छा है। अच्छा, यस तौसीफ, गुड मॉर्निंग। सुनील करें सर, पहलोमन का अर्थ क्या है? पहलोमन मुझे नहीं मालूम। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए करें। तौसीफ, आरती, सुनील। यस मुकेश, गुड मॉर्निंग। चलिए जतिन, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैकियावेली का राज्य शिल्प। इसका मतलब हुआ कि भाई मैकियावेली इटली के शासक को क्या सलाह देता है। धर्मेंद्र करें क्या ये क्लास 1-2 घंटे इंक्रीज हो सकती है मतलब क्लास की ड्यूरेशन आप चाह रहे हैं 2 घंटे की क्लास 3-4 घंटे की हो, ऐसा कुछ है? यस अनुज, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग महेंद्र। नहीं, क्लास की टाइमिंग ऐसे थोड़ी ना इंक्रीज होती है, क्योंकि और भी तो सब क्लासेस होती है ना। प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है इसकी। भाई अधिकृत रूप से तो टाइमिंग 11 से 1 यही है, रेगुलर टाइमिंग। अब संडे को कुछ रिमेडियल क्लासेस के तौर पे या एडिशनल क्लासेस के तौर पे हम पिछले संडे से क्लास लेना स्टार्ट किए हैं। इस बार भी लगभग मान के चलिए कि 10 बजे से 2 बजे का बैच रहेगा आपका, संडे का, ऑप्शनल का। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं टाइमिंग बदल जाए। ये टाइमिंग कैसे बदलेगा? ऐसे तो मान लीजिए हर 10वें दिन टाइमिंग चेंज करने की बात आने लगेगी। आप लोगों को तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। अगर किसी क्लास को आप ऑनलाइन नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लें। यस बिंदु, गुड मॉर्निंग। एथिक्स की क्लास होती है तो आ, अच्छा, संडे को रिवीजन करना होता है। कोई बात नहीं, आप रिवीजन करिए जितना पढ़ाया गया, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख लीजिए, शाहिद अपनी सहूलियत के अनुसार। चलिए, मैकियावेली का राज्य शिल्प मतलब मैकियावेली द्वारा राजा को दी गई सलाह। सिंपल। यही राज्य शिल्प है। तो मैकियावेली राजा को क्या सलाह देता है पुतुल? मैकियावेली राजा को यह सलाह देता है कि तुम अधिक से अधिक अपनी शक्ति बढ़ाओ। अब इधर उधर की बात बंद करते हैं, आसिफ टॉपिक को डिस्कस करते हैं, है ना। हाँ, टाइरेनी को ही आतताई तंत्र कहते हैं, चंद्र प्रकाश। बिल्कुल सही कहा आपने। संडे को कितने आवर्स की क्लास होगी? आप मान के चलिए 3 से 4 घंटे की। 3 से 4 घंटे की। आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बोल रखा हूँ कि मुश्किल से मुश्किल आपका सिलेबस 31 दिसंबर तक जाएगा। हाँ, अगर बीच में पहले पेपर के बाद 10-15 दिन की अगर छुट्टी हो गई तो उसी कंडीशन में थोड़ा आगे बढ़ सकता है, नहीं तो हमारा बिल्कुल पहले से प्लानर सेट है। 31 दिसंबर तक एट एनी हाउ आपको मैं PSIR से मुक्त कर दूंगा। अब आप कहेंगे जो लोग बीच में जुड़े हैं उनका, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो लेक्चर्स रहेंगे ही ना। जुड़ने वाले जुड़ते जाएं, लेक्चर्स उपलब्ध रहेंगे, आप उसे करते जाइए। अच्छा, आज 66 लेक्चर है। हाँ, अब तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस से आप लोग यूज टू हो गए होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। अब सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने लिया होगा ताजिमा, तो उसमें तो दिया होगा ना कि कब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। हाँ, छुट्टी नहीं करेंगे अभिषेक, छुट्टी करेंगे तो मुश्किल होगा। और आप देखेंगे जिस दिन हम लोग पूरा सिलेबस रैप अप करेंगे, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो भाई, हमने 500 अंकों पर ठीक ठाक तैयारी कर ली। भाई ऑप्शनल का जो रोल है वो 500 मार्क्स पे है। रिवीजन के लिए भी मौका मिल जाएगा अंकित, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। अब 9-9 10-10 महीने के सिलेबस खींचने का कोई औचित्य नहीं है ना। आपके पास सिलेबस पूरा होने के बाद भी 4 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा। आराम से करिए, रिवाइज कर लीजिए,
वैसे मुझे लगता है कि लेक्चर रिवाइज करने की आवश्यकता तो आपको दोबारा पढ़नी ही नहीं चाहिए। बस अपना क्लास नोट्स रिवाइज कर लीजिए। समझ रहे हैं अभिषेक? चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। मैकियावेली द्वारा राजा को दी गई सलाह। तो देखो, मैकियावेली के संदर्भ में एक बात तो बिल्कुल हमें अपनी जेहन में रखनी चाहिए कि मैकियावेली के लिए राज्य की सुरक्षा ही उसकी प्राथमिकता रही। समझ रहे हैं सुनील? क्योंकि मैकियावेली 15वीं 16वीं सदी का दार्शनिक है, और 15वीं 16वीं सदी के यूरोप का और मुख्य तौर पे इटली का अगर आप आकलन करें भारतीय, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनको ध्यान में रखते हुए मैकियावेली, क्या उसकी जगह कोई और भी विचारक होता जो मध्यकालीन सोच से बाहर निकल गया हो, लगभग उसका भी विचार ऐसा ही होता। भाई, मैकियावेली उस दौर का है जिस दौर में समाज, राजनीति तथा धर्म के क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों से तंग आकर सुधारात्मक मुहिमें प्रारंभ हो गई थी। रिफॉर्मेटिव इनिशिएटिव से स्टार्ट हो गई थी। जैसे अगर आप यूरोप की बात करें, तो कैथलिक और प्रोटेस्टेंटवाद का चक्कर चल रहा था। चक्कर इन सेंस की धर्म सुधार के धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंटवाद का उदय हुआ, है ना, जो कैथलिक की तुलना में अधिक प्रोग्रेसिव सिद्ध हुआ। मार्टिन लूथर किंग वगैरह के प्रयासों से। इधर आप देखेंगे, क्या नाम है आपका, पुनर्जागरण, रेनेसा। और आपको बताऊं, ये धर्म सुधार आंदोलन, रेनेसा वगैरह, है ना, इन सब का केंद्र बिंदु इटली था। और इटली में भी फ्लोरेंस था। और मैकियावेली कहाँ का रहने वाला है? क्रेता। फ्लोरेंस का रहने वाला है। तो बताइए, आप उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ हो चुका हो। तो बताइए, ऐसे सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव आपके जेहन पे पड़ेगा कि नहीं? आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और ये सारे आंदोलन किस लिए हो रहे थे? समाज में व्याप्त, राजनीति में व्याप्त, धर्म के क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए। जिस समय ये सारे सुधारात्मक आंदोलन संचालित हो रहे थे, आप देखेंगे उस दौरान इटली का विघटन हो चुका था। इटली 5 खंडों में खंडित हो चुका था। मैकियावेली को यह पसंद नहीं था। मैकियावेली राष्ट्रभक्त टाइप का व्यक्ति था। मैकियावेली के दिमाग में हमेशा ये चलता था कि कैसे इटली का एकीकरण हो जाए और कैसे हम अपने देश को अधिक से अधिक सुरक्षित बना सकें। अब इन्हीं सारी बातों की बुनियाद पर मैकियावेली द प्रिंस में अपने चिंतन को प्रस्तुत करता है और हर संभव प्रयास करता है कि भाई, राज्य की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है उसे किया जाए। अब इसे मालूम है कि राज्य की सुरक्षा के लिए शासक का शक्तिशाली होना जरूरी है। इसलिए अपने राज्य शिल्प में यह शासक को सलाह देता है कि तुम अधिक से अधिक शक्तियां अर्जित करो। शक्ति अर्जित करने के चाहे जो साधन अपनाना चाहो अपनाओ, चाहे वो नैतिक साधन हो, अनैतिक साधन हो, सब चलेगा।
अच्छा, ध्यान रखिएगा, मैकियावेली स्वभावतः अनैतिकता का समर्थक नहीं है। वो राज्य शिल्प में राजा को जो सलाह दे रहा है उसकी बुनियाद में राज्य की सुरक्षा की अवधारणा है। केवल व केवल राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को कहता है कि नैतिक अनैतिक हर प्रकार के साधन अपनाओ। वो जनता को सलाह नहीं देता कि तुम अनैतिक हो जाओ। जरा सोचिए, अगर जनता को अनैतिक होने की सलाह देता तो इटली में धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त अनैतिकताओं का वो विरोध करता क्या? राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध करता? भ्रष्टाचार क्या है? अनैतिकता का ही तो द्योतक है। उसने तो उसका विरोध किया। उसके दौर में इटली के समाज के अंदर आप यूं मान लीजिए कि लोगों के लिए भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बुरी प्रवृत्तियां जैसे लोगों की जीवनचर्या बन चुका हो। तभी तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि व्यक्ति स्वभावतः ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, भ्रष्ट प्रवृत्ति का होता है। जब वो मानव स्वभाव का चित्रण प्रस्तुत करता है, कल हम लोगों ने पढ़ा है, वही मानव स्वभाव का चित्रण करते समय मैकियावेली मनुष्यों को बुरा प्राणी मानता है, एक तरह से असभ्य जानवर की संज्ञा देता है। तो कहता है कि जब लोग इतने भ्रष्ट हैं तो शासक को फिर नैतिकता का क्या ही ख्याल रखना। वो कहता है कि तुम जनता के बीच जाओ, इनको जम के बेवकूफ बनाओ, इनके बीच जाओ तो ऐसा लगे कि तुम प्रकांड विद्वान हो, सचरित्रवान हो। बहुत धार्मिक हो। लेकिन ये सब वास्तव में नहीं करना है, केवल तुम्हें जनता के सामने दिखावे के रूप में करना है। ये तो सातिरपना हुआ, चालाकी हुई। वो कहता है कि जनता के साथ तुम चालाकी करो, क्लेवरनेस। और आवश्यकता पड़े तो उनके साथ सख्त रवैया भी अपनाओ उनके खिलाफ। तुम्हें शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह शातिर बनना है। शेर की तरह ताकतवर इसलिए कि अगर जनता के किसी भी वर्ग से विरोध के स्वर गुंजायमान हो तो उसे इस तरीके से कुचल डालो कि दूसरों को दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी ना हो। लोमड़ी की तरह शातिर इसलिए ताकि तुम समझ जाओ कि जनता के विभिन्न वर्गों के अंदर राज्य के प्रति, सरकार के प्रति कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? वो कहता है कि तुम छल कपट प्रपंच हर चीज का सहारा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन सबका पक्ष लेते हुए भी, मतलब राजा के लिए नैतिक अनैतिक हर तरह के साधनों का पक्ष लेते हुए भी, वो कहता है कि जो आम जनता है कभी उनकी संपत्ति का अपहरण मत करना। है, क्योंकि आम जनमानस क्या होता है? लोभी होता है, संपत्ति के प्रति उसका आकर्षण होता है। इसलिए उनसे उनकी संपत्ति मत छीनना। प्लस प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर बुरी निगाह मत डालना। जैसे आज के दौर में कहा जाता है ना, जर जोरू जमीन, ये ऐसे मसले होते हैं कि इनके मामले में व्यक्ति हद से गुजर जाता है। तो शासक को सलाह देता है कि तुम ऐसा कुछ मत करना। एक मजबूत सेना रखना जो राज्य की सुरक्षा को बढ़ावा दे। एक चाक चौबंद जासूस तंत्र विकसित करना, आसूचना तंत्र, है ना? ये सारा सलाह वो बेसिकली अपने प्रिंस को यानी शासक को देता है। यही मैकियावेली का राज्य शिल्प है, शासक को दी जाने वाली सलाह।
हाँ बिल्कुल, मैकियावेली का चिंतन कौटिल्य से मिलता है, दोनों यथार्थवादी हैं। वो कहता है कि अगर तुम किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध करते हो और युद्ध में उसे पराजित कर दिए, तो पराजित करने के बाद उस राज्य के प्रजा वर्ग को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लो, है ना। तो हमने ये तो देखा कि इसने अपने, हाँ बिल्कुल सही कहा तौसीफ आपने, वो चाहता था कि उसका देश अधिक से अधिक सुरक्षित बने, है ना, और भविष्य में कभी विघटन का शिकार ना हो। ठीक है, अब जरा सोचो, इसने जो राजा को सलाह दी है, अगर हम इसकी कौटिल्य से तुलना करें, तो भाई कौटिल्य भी तो राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिक अनैतिक हर तरह के साधन अपना लेने पर बल देते हैं, है ना। लेकिन एक मामले में कौटिल्य और मैकियावेली में आप अंतर पाएंगे, जतिन, नहीं, विदेश नीति पर इसने कुछ विशेष नहीं कहा है ना। मैकियावेली घुमा फिरा के राज्य शिल्प तक ही सीमित है, मतलब राज्य के आंतरिक शासन प्रशासन तक ही सीमित है। कौटिल्य आंतरिक शासन के साथ साथ परराष्ट्र नीति की भी बात करते हैं, मैकियावेली नहीं करता। तो मतलब ये पूरी तरह से कौटिल्य से मैच नहीं करता, हाँ बट कुछ मामलों में करता है। जैसे दोनों यथार्थवादी हैं, दोनों राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिक अनैतिक हर तरह के साधन अपनाने पर बल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी अंदर खाने की बात यह है कि कौटिल्य का जो शासक है, स्वामी है, वो निरंकुश नहीं है, लेकिन मैकियावेली का शासक निरंकुश है ना। कौटिल्य का शासक जनता के साथ छल प्रपंच फरेब नहीं कर सकता। मैकियावेली का शासक, मैकियावेली का स्वामी जनता के साथ छल प्रपंच कर सकता है, मैकियावेली इसकी इजाजत देता है। देखो अनमोल, मैकियावेली का जो दर्शन है, एक बात तो तय है कि वो संपूर्ण मानवता पर लागू नहीं होता, पूरे विश्व पर लागू नहीं होता, प्लस हर काल में भी लागू नहीं होता। लेकिन जिस दौर में मैकियावेली ने चिंतन दिया और जिस क्षेत्र को चिन्हित करके दिया, उसके लिए तो बिल्कुल समझ लीजिए 24 कैरेट खरा था। भाई इटली के परिप्रेक्ष्य में इसने चिंतन प्रस्तुत किया राज्य की सुरक्षा को लेकर, इटली के इर्द गिर्द, वहां तो सब ठीक था। और 15वीं 16वीं सदी के इटली के लिए उपयुक्त भी था, अब उतना नहीं रहा, है ना। तो कहा जाता ना, मैकियावेली का चिंतन संकीर्ण रूप से स्थानीय है तथा संकीर्ण रूप से कालबद्ध है। तो 15वीं 16वीं सदी के यूरोप और इटली में उसका चिंतन प्रभावी रहा, है ना। अच्छा, यूरोप और इटली में भी 15वीं 16वीं शताब्दी छोड़ दिया जाए तो अन्य कालों के लिए उतना प्रासंगिक नहीं रहा, बट अपने दौर के लिए तो भाई प्रासंगिक रहा ही। ठीक है, अब गांधी जैसे आदर्शवादी इसके राज्य शिल्प की आलोचना करेंगे कि नहीं। गांधी जी जैसे आदर्शवादी विचारक इसके राज्य शिल्प की आलोचना करेंगे, ये कहते हुए ये बेसिकली राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए नैतिक अनैतिक हर तरह के साधनों की स्वीकार्यता प्रदान कर दिया है, जो उचित नहीं है। अनैतिक साधनों को अपनाना कहीं से भी जायज नहीं माना जाएगा, है ना।
अब इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे मैकियावेली युग के शिशु के रूप में, है ना। बट उससे पहले मैकियावेली का राज्य शिल्प लिख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैकियावेली ने अपने राज्य शिल्प में शासक को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नैतिक तथा अनैतिक सभी प्रकार के साधनों को अपनाने की सलाह देता है। मैकियावेली का यह मानना है कि व्यक्ति प्रेम की तुलना में भय से अधिक प्रेरित होता है। व्यक्ति प्रेम की तुलना में भय से अधिक प्रेरित होता है। शासक को शासक को छल कपट प्रपंच इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। उसे शेर की तरह शक्तिशाली तथा लोमड़ी की तरह चालाक अथवा शातिर होना चाहिए। अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना चाहिए। तथा जनता के मन में बाहरी आक्रमण का भय बनाए रखना चाहिए। राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य की सुरक्षा के लिए उसे राष्ट्रीय सेना रखनी चाहिए। चाक चौबंद आसूचना तंत्र विकसित करना चाहिए, इंटेलिजेंस सिस्टम। जनता के मध्य कानूनों का कठोरतापूर्वक क्रियान्वयन करना चाहिए। साथ ही साथ राजा को प्रजा के बीच अपना आचरण गरिमापूर्ण रखना चाहिए। स्वयं को विद्वान
धार्मिक व्यक्ति कला व साहित्य के प्रेमी के रूप में जनता के मध्य प्रस्तुत करना चाहिए। किसी अन्य राज्य पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जनता को, मतलब उस राज्य की जनता को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लेना चाहिए। ये सब कुछ करते हुए भी ये सब कुछ करते हुए भी राजा को प्रजा की संपत्ति का अपहरण नहीं करना चाहिए, यानी प्रजा की संपत्ति छीननी नहीं चाहिए। प्रजा की संपत्ति का अपहरण नहीं करना चाहिए। उनके व्यापार व्यवसाय में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके व्यापार व्यवसाय में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ साथ ही साथ प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर गलत नजर नहीं रखनी चाहिए। चापलूसों से दूर रहना चाहिए तथा योग्य मंत्रियों की नियुक्ति कर उनकी सलाह पर विचार करते हुए शासनिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, चेंज करके लिखिए। मैकियावेली ने अपने राज्य शिल्प में मैकियावेली ने अपने राज्य शिल्प में शासक को नैतिक व अनैतिक हर प्रकार के साधनों को अपनाने पर बल दिया है, जिसे आदर्शवादी अनुचित मानते हैं। गैटिल जैसे विचारकों के अनुसार गैटिल जैसे विचारकों के अनुसार मैकियावेली ने राज्य शिल्प अथवा राज्य के सिद्धांत के स्थान पर
राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसमें कोई दो राय नहीं। कि मैकियावेली ने प्लेटो तथा अरस्तु जैसे विचारकों की भांति राज्य का समग्र रूप से वर्णन प्रस्तुत नहीं किया है। वह मुख्यतः राज्य की सुरक्षा के बारे में वर्णन करता है। उसने राज्य की उत्पत्ति, राज्य नागरिक संबंध, नागरिकों के लिए राज्य के दायित्व इत्यादि मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है। शिशु मतलब बच्चा। यतीन। ध्यान से इसको समझिए। सलाम। मैकियावेली ही नहीं, हर विचारक, यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति, आम से आम इंसान भी अपने दौर का शिशु होता है, अपने युग का शिशु होता है। बताइए, आप जिस दौर में हैं, इस दौर में देश की जो परिस्थितियां होंगी या है, उसका आपके विचारों पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? छोड़िए देश, आप जिस शहर मोहल्ले गांव में रहते हैं, वहां के परिवेश का आपकी सोच पे, आपके विचारों पे प्रभाव होता है कि नहीं? सौरभ, प्रभाव होता है। अगर मान लीजिए कोई थिंकर है, कोई फिलोसोफर है, कोई लेखक है, जरा सोचिए उसके मन मस्तिष्क पे उसके दौर का प्रभाव तो रहेगा ही। तो जब आप उसका चिंतन पढ़ेंगे रोहित, तो उसके चिंतन से झलक जाएगा कि अच्छा, इसके चिंतन पे इसके दौर का प्रभाव है, इसके युग का प्रभाव है। तो हर विचारक अपने युग का शिशु होता है, मैकियावेली कोई एक्सेप्शनल तो है नहीं। तो यहां पर एक बात समझना होगा कि मैकियावेली का युग क्या था। युग मतलब दौर। भाई स्पेसिफिक रूप मतलब जनरलाइज्ड मैनर में मैं कहूं, इसके दौर का मतलब हुआ
15वीं 16वीं सदी का यूरोप, यही ना? दौर और स्थान दोनों, शिवेंद्र। और थोड़ा सा और हम स्पेसिफिक हो जाएं तो हम कह सकते हैं ना, 15वीं 16वीं सदी की इटली। तो दौर और स्थान दोनों का प्रभाव होता है। अब देखिए, 15वीं 16वीं सदी का यूरोप, इस दौर में यूरोप के अंदर विभिन्न प्रकार के सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। मार्टिन लूथर किंग वगैरह के नेतृत्व में। अनमोल, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो देखिए, 15वीं 16वीं सदी के यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया था, धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। पुनर्जागरण, है ना, रेनेसा। इधर धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो प्रोटेस्टेंटवाद, जो कैथोलिक में व्याप्त बुराइयों के विरोध में ही आया, है ना। तो तमाम सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे 15वीं 16वीं सदी के यूरोप में। लोग ज्ञान विज्ञान की बातें करने लगे थे। लोग आ, पारलौकिकता, धार्मिक रूढ़िवादिताएं, इन सब का खुलकर विरोध करने लगे थे। एक सुधारवादी दौर था, है ना। पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध लोगों में खिलाफत का भाव विकसित होने लगा था। अब अगर हम इटली की बात करें तो 15वीं 16वीं सदी की अगर इटली की बात करें, तो इटली के अंदर चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चहु ओर भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता व्याप्त था। इटली का विघटन हो चुका था। विघटन हो गया था। मिलान, वेनिस, नेपल्स, फ्लोरेंस, रोमन चर्च प्रदेश, देख रहे हैं, ये इटली की स्थिति थी। देश कमजोर हो गया था, है ना, अनमोल, शिवेंद्र। अब बताइए, इन्हीं परिस्थितियों में अगर कोई चिंतन अपनी बातें प्रस्तुत करेगा, तो बताइए इन परिस्थितियों का प्रभाव उसके चिंतन पे दिखेगा कि नहीं? क्यों मैकियावेली मान लेता है कि मनुष्य स्वभावतः ही बुरा होता है? देख रहा है, इटली में जीवन के हर क्षेत्र में अनैतिकता का बोलबाला है, भ्रष्टाचार लोगों की जीवनचर्या, जीवन शैली बन चुका है। तो बताओ, वैसे में मानव व्यक्तित्व को लेकर उसके मन में कौन सा भाव पैदा होगा? वो मान लेगा ना कि मनुष्य स्वभावतः निकृष्ट होता है, बुरा होता है। क्लियर है अनुज? दूसरी बात, इसी दौर में वो देख रहा है कि यूरोप के अंदर, भाई इटली भी यूरोप ही है, यूरोप के अंदर सुधार आंदोलन तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, सुधार आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र फ्लोरेंस हुआ करता था, और इटली यहीं का रहने वाला था। इटली कह रहा हूं, मैकियावेली यहीं का रहने वाला था, फ्लोरेंस का, इटली के फ्लोरेंस शहर का। नगर राज्य था एक तरह से कह लीजिए।
छोटा सा, तो सारा प्रभाव इसके चिंतन पर दिखेगा। अब चूंकि धार्मिक सुधार आंदोलनों का ये केंद्र बिंदु बना हुआ था, और धार्मिक सुधार में यही होगा ना कि भाई धर्म की जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं उसको चुनौती दी जाएगी। कैसे चुनौती दी जाएगी? धर्म पारलौकिकता की बात करता है, सुधारवादी मुहिम कहेगी नहीं, हम पारलौकिकता को सत्य नहीं मानेंगे, हम किसको सत्य मानेंगे? इहलौकिकता की। तो अब मैकियावेली के चिंतन में आपको इहलौकिकता का भाव दिखेगा। भौतिक जगत, वो पारलौकिकता की बात नहीं करेगा, वो रहस्यात्मकता की बात नहीं करेगा, वो आस्था की बात नहीं करेगा, तार्किकता की बात करेगा। धर्म को राजनीति से दूर रखेगा, क्योंकि उसने देखा कि धर्म और राजनीति का गठबंधन किस तरीके से इटली के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। इटली को छिन्न भिन्न कर दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इन्हीं चीजों को देखते हुए डनिंग, एक विचारक है डनिंग, कहता है यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी निश्चित ही अपने युग का शिशु है। वहीं जोन्स कहता है कि मैकियावेली अपने युग का सर्वश्रेष्ठ निचोड़ है। सलाम रोहित। हाँ, आगमनात्मक अध्ययन शैली तभी तो अपनाया क्योंकि इसने धार्मिक ग्रंथों को अपने अध्ययन के स्रोत के रूप में कंसिडर नहीं किया, है ना। साक्ष्य जुटाया ऐतिहासिक ग्रंथों से, व्यवहारिकता को इसने वरीयता दिया, है ना। तो भाई डनिंग और जोन्स ये तो साफ साफ सिद्ध करते हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। हाँ, जब सेबाइन जैसे आलोचक इसकी आलोचना करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैकियावेली अपने युग का शिशु तो है, लेकिन इसका जो चिंतन है, इसका जो दर्शन है, वो संकीर्ण रूप से स्थानबद्ध है, संकीर्ण रूप से कालबद्ध है। तो संकीर्ण रूप से स्थानबद्ध मतलब पूरे विश्व के लिए इसका चिंतन प्रभावी नहीं है, है ना। स्थानीय है, इटली के लिए उपयुक्त था, थोड़ा मोड़ा यूरोप के लिए कह सकते हैं। संकीर्ण रूप से कालबद्ध यानी ज्यादातर इसकी उपयोगिता वही 15वीं 16वीं सदी के यूरोप और इटली के लिए है ना। टेक डाउन प्लेस, हेडिंग यही डालेंगे, मैकियावेली युग के शिशु के रूप में। प्रत्येक विचारक अपने युग से प्रभावित होता है। प्रत्येक विचारक अपने युग से प्रभावित होता है, लेकिन मैकियावेली जितना अपने युग से प्रभावित हुआ तथा अपने युग को प्रभावित किया, ऐसे बहुत कम दार्शनिक देखने को मिलते हैं। इसी वजह से मैकियावेली को
अपने युग का शिशु कहा जाता है। शिशु मतलब युग की देन। जोन्स ने जोन्स ने सॉरी, मैकियावेली को अपने युग का सर्वश्रेष्ठ निचोड़ कहा है। डनिंग भी मैकियावेली को अपने युग का शिशु माना है। डनिंग कहता है कि के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी निश्चित ही अपने युग का शिशु है। मैकियावेली के पूरे दर्शन पर उसके युग का, उसके दौर का सुस्पष्ट प्रभाव दिखता है। जैसे इसके दर्शन में पारलौकिकता के स्थान पर इहलौकिकता पर बल दिया गया है। इसके दर्शन के केंद्र में दैवीय राज्य नहीं बल्कि मनुष्यों का राज्य है। इसके दर्शन के केंद्र में दैवीय राज्य नहीं बल्कि मनुष्यों का राज्य है। धर्म तथा राजनीति के संदर्भ में भी धर्म तथा राजनीति के संदर्भ में भी मैकियावेली के विचार उसके युग से प्रभावित थे। मैकियावेली के समय में चर्च तथा पोप तंत्र अनेक कुरीतियों का शिकार था, अनैतिक आचरण में लिप्त थे, जिसके कारण मैकियावेली ने चर्च को राज्य के अधीन करने का विचार दिया। इसके युग में
इटली का विघटन हो चुका था। उस राजनीतिक विघटन को समाप्त करने के लिए, यानी इटली का एकीकरण करने के लिए एक मजबूत शासक की जरूरत थी। इसलिए उसने अपनी रचना द प्रिंस में इसलिए उसने अपनी रचना द प्रिंस में शासक को अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए नैतिक व अनैतिक हर प्रकार के साधनों के प्रयोग की सलाह देता है। मैकियावेली ने मैकियावेली ने मानव स्वभाव का अत्यधिक बुरा चित्रण प्रस्तुत किया है। निसंदेह यह उसके युग का ही प्रभाव है। मैकियावेली के युग में भ्रष्टाचार मैकियावेली के युग में भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन की मुख्य विशेषता बन चुका था। मैकियावेली के युग में भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन की मुख्य विशेषता बन चुका था। शासक, धर्मगुरु, सरकारी कर्मचारी, जनता इत्यादि सभी विभिन्न प्रकार के अनैतिक आचरण में संलिप्त थे। जिसकी वजह से मैकियावेली ने मनुष्य को स्वभावतः ही बुरा तथा भ्रष्ट मान लिया है। रवि अच्छा, रवि का जो स्टेटमेंट है, यही बात कल लेट इवनिंग की क्लास में कुछ बच्चों ने लिखी थी। कहीं आप उन्हीं में से तो नहीं हैं? या अगर नहीं है तो ये महज संजोग हो सकता है। गवई साहब की बात कर रहे हैं आप? अब तो ये महज संजोग है। कल भी किसी ने ऐसा कहा था, तभी मुझे याद आ गया, मैं ठहर के आपके कमेंट पे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
मैकियावेली पर उसके युग के प्रभाव को दिखाते हुए सेबाइन कहता है सेबाइन कहता है कि मैकियावेली का दर्शन संकीर्ण रूप से अस्थानीय तथा संकीर्ण रूप से तालबद्ध है। संकीर्ण रूप से स्थानीय तथा संकीर्ण रूप से तालबद्ध है। इसका अभिप्राय यह है कि उसका दर्शन इसका अभिप्राय यह है कि उसका दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए तथा सभी युगों के लिए प्रासंगिक नहीं है। उसका दर्शन केवल उसके अपने युग यानी 15वीं 16वीं सदी का यूरोप तथा इटली, उसका दर्शन केवल उसके अपने युग तथा स्थान यानी 15वीं 16वीं सदी का यूरोप तथा इटली के लिए प्रासंगिक है। मैकियावेली ने मैकियावेली ने जिस राज्य शिल्प जिस राज्य शिल्प मानव स्वभाव तथा धर्म एवं नैतिकता का विवेचन किया है, वह निसंदेह वह निसंदेह उसके युग से प्रेरित है। उसके युग से प्रेरित है तथा केवल उसके युग के लिए है। नोट: यद्यपि मैकियावेली का दर्शन या उसके दर्शन का एक बड़ा हिस्सा यद्यपि मैकियावेली के दर्शन का एक बड़ा हिस्सा उसके युग से प्रेरित है, फिर भी फिर भी उसने कुछ ऐसे विचार दिए हैं जो आज भी प्रासंगिक है जो आज भी प्रासंगिक है। जैसे उसके द्वारा अपनाई गई आगमनात्मक, तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति,
धर्म एवं राजनीति का अलगाव जो आज धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में दृष्टिगोचर होती है, राज्य की श्रेष्ठता का सिद्धांत जो आधुनिक दौर में राज्य की संप्रभुता के रूप में परिलक्षित होती है, उसके द्वारा राजनीति में उसके द्वारा राजनीति में शक्ति को जो महत्व दिया गया है वो आज की यथार्थवादी राजनीति में साफ साफ देखने को मिलता है। क्लियर है? रवि, अनमोल, सलाम, रोहित, के विश्वकर्मा, जतिन। ये सानस, अब हम लोग बात करेंगे गणतंत्रवाद के समर्थन में या गणतंत्रवाद के संदर्भ में मैकियावेली के विचार। देखिए, अब तक हमने मैकियावेली के चिंतन में जो भी पढ़ा उसका स्रोत क्या था, सोर्स क्या था? शिवेंद्र। अब ये एक्सक्यूज मैं नहीं सुनूंगा कि लिख रहे हैं छूट जा रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं। स्पीड बढ़ाइए अपनी। ये करना पड़ेगा। अपनी कमियों को सुधारने के लिए अपने स्तर से भी पहल की जाती है। हाँ, बिल्कुल देवेश। द प्रिंस के अंदर उसने मूल रूप से अपने चिंतन को प्रस्तुत किया है और प्रिंस के माध्यम से उसके चिंतन का जो हिस्सा है उसी को हम मैकियावेली के चिंतन के रूप में पढ़ते भी हैं। फरमान कह रहे राइटिंग खराब हो गया है। अब बताओ, ये बातें चैट बॉक्स में मैसेज करके लिखना चाहिए आपको। कुछ लोग लिखते हैं आज हम लेट हो गए, ये लिखने की क्या ज़रूरत है?
अरे क्लास शुरू हो गई है, उसको कंटिन्यू करो, अटेंड करो। कुछ लोग 45 मिनट बाद सेशन ज्वाइन करेंगे, लिखेंगे गुड मॉर्निंग सर। अरे चुपके से क्लास कंटिन्यू कर दो। क्या ज़रूरत है बताने की कि लेट हो गए। अभी राइटिंग खराब हो रही है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। देखो, गणतंत्रवाद पर जो मैकियावेली का विचार है, यह प्रिंस में देखने को नहीं मिलता, बल्कि इसकी एक दूसरी रचना है। हमने चर्चा की थी इसकी दूसरी रचना की, आपकी नोटबुक में होगा, मेंशन होगा, द डिस्कोर्सेस, है ना। द डिस्कोर्सेस अपनी इसी रचना में मैकियावेली ने गणतंत्रवाद का विचार दिया है ना, गणतंत्रवाद का। देखो, गणतंत्रवाद एक प्रकार की शासन प्रणाली है ना। अब अभी तक तो हम मैकियावेली द्वारा प्रस्तुत राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि प्रिंस में तो उसने राजतंत्र की बात की है। द प्रिंस के अंदर उसने गणतंत्र की बात नहीं की है। गणतंत्र की बात कहाँ हुई है? डिस्कोर्सेस में। अच्छा, डिस्कोर्सेस के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि मैकियावेली का विचार आखिर किस हद तक इटली की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूम रहा है, और राज्य के संदर्भ में जो उसका विचार है, जहां वो नैतिकता अनैतिकता सभी को बराबर मान लेता है। डिस्कोर्सेस पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि नहीं, उसकी हकीकत ऐसी नहीं है। मैकियावेली बखूबी समझता है किसे न्याय बोलते हैं, किसे अन्याय बोलते हैं, किसे नैतिक कहते हैं, किसे अनैतिक कहते हैं। वो केवल राज्य की सुरक्षा के लिए इन सब चीजों पर मिट्टी डाल दिया है। अब आप इटली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसके विचार में साफ साफ बोला गया ना कि भाई, मनुष्य स्वभावतः ही भ्रष्ट होता है। ये तो स्थानबद्ध है, अपने परिवेश का अवलोकन करके उसने ऐसा लिखा। और उसके परिवेश में, उस दौर में इटली के अंदर लोगों का जो स्वभाव था, जो हाव भाव था, ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए निरंकुश शासक ही चाहिए था। इसलिए उसने निरंकुश शासक की वकालत कर डाली। लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि जिस देश के लोग सचरित्रवान हो, जो समानता, बंधुता, न्याय जैसी अवधारणा में यकीन रखते हों, जो भाईचारे में विश्वास रखते हों, जो देश की एकता को तवज्जो देते हों, अखंडता को तवज्जो देते हों, ऐसे लोगों के लिए राजतंत्र उचित नहीं है। ध्यान रखिएगा, और अस्तु की ही भांति मैकियावेली भी शासनिक प्रणालियों का वर्गीकरण करता है, और शासनिक प्रणालियों का वर्गीकरण करके दो प्रणालियों पर आकर रुक जाता है। एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र तथा गणतंत्र। राजतंत्र का जिक्र उसने कहाँ किया? द प्रिंस में। और गणतंत्र का जिक्र कहाँ किया? द डिस्कोर्सेस में। अब इन दो शासनिक प्रणालियों पर सबसे ज्यादा वो बल देता है, ये कहते हुए कि ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण कोटि की शासनिक प्रणालियां हैं। और फिर यहीं से निकल कर आता है कि भाई, मनुष्य का जो स्वभाव है, मानव स्वभाव, तो देखो, जो द प्रिंस है, इसकी मूल रचना
वो तो चूंकि इटली की सुरक्षा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। उसके अंदर जो इसने अपना विचार प्रकट किया है वो बता दिया है कि भाई मानव स्वभाव जो है वो मूलतः कैसा होता है, भ्रष्ट होता है। भ्रष्ट। ये जो बात बोला है इटली के लोगों के संदर्भ में बोला है, ध्यान रखिएगा। वो पूरी दुनिया के लोगों को भ्रष्ट नहीं बोलता। और कहता है कि भ्रष्ट लोगों को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कोटि की शासन व्यवस्था राजतंत्र है, जिसमें राजा निरंकुश होगा, राज्य की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के साधन अपनाएगा, क्योंकि भ्रष्ट विचार वाले लोगों को नियंत्रित करने के लिए नैतिक रास्ते इख्तियार किए जाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। दुष्टों से निपटने के लिए अनैतिक साधन का प्रयोग किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन साथ में ये भी कहता है अपनी रचना द डिस्कोर्सेस में कि जिस देश की जनता अपने स्वभाव के अच्छे पक्ष के लिए पहचानी जाती हो, बुरे पक्ष नहीं, भ्रष्ट पक्ष नहीं, बल्कि अच्छे पक्ष के लिए पहचानी जाती हो, वैसे लोगों के लिए राजतंत्र उचित नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए गणतंत्र उचित है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, राजतंत्र तथा गणतंत्र में मैकियावेली गणतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। तो बताइए, इससे तय हो गया ना कि द प्रिंस के माध्यम से हम मैकियावेली को जैसा समझते हैं वास्तव में वो ऐसा नहीं है, है ना? तभी तो सेबाइन कहता है कि मैकियावेली का दर्शन संकीर्ण रूप से स्थानीय तथा संकीर्ण रूप से कालबद्ध है। अब रही बात की गणतंत्र कहाँ होना चाहिए, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ स्थापित की जानी चाहिए, तो मैकियावेली कहता है कि वहाँ जहाँ रहने वाले लोग सच्चरित्रवान हों, अपने व्यक्तित्व के अच्छे पक्ष के लिए पहचाने जाते हों, वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी। यानी वहाँ एक व्यक्ति का शासन नहीं होगा। देखो राजतंत्र की विशेषता क्या है, एक व्यक्ति का शासन, यानी जनता का शासन नहीं होगा। गणतंत्र में एक व्यक्ति का शासन नहीं होगा, बल्कि जनता का शासन होगा। यहाँ जो जनता का शासन है, जब सभी जनता एक साथ मिलकर शासन करेगी, तो आपको नहीं लगता कि किसी न किसी कानूनी आधार पर शासन करेगी? तो नहीं कहते हुए भी मैकियावेली बताइए यहाँ संविधानवाद का समर्थक प्रतीत हो रहा है कि नहीं, गणतंत्रवाद के विचार के अंदर? दूसरी बात, राजतंत्र में शासक का पद वंशानुगत होता है। बताओ गणतंत्र में वंशानुगत होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था की विपरीतार्थी व्यवस्था है। देख रहे हैं इसका आधार क्या है? एक मानव स्वभाव का बुरा पक्ष राजतंत्र, मानव स्वभाव का अच्छा पक्ष गणतंत्र। बुरा और अच्छा एक दूसरे के प्रतिलोम है ना, विलोम है, अपोजिट है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि गणतंत्र की क्या विशेषताएं होंगी, तो राजतंत्र की विशेषताओं को उलट दो, गणतंत्र की विशेषताएं निकल आएंगी। और जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी उस देश को हम क्या बोलेंगे? गणराज्य। जैसे इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य। तो भारतीय गणराज्य को परिभाषित करते समय बोलते हैं ना, यहाँ संवैधानिक प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। संवैधानिक प्रमुख का ही क्यों, हुकूमत में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो उसका पद वंशानुगत नहीं हो सकता गणतंत्र में? क्या मंत्री पद वंशानुगत होते हैं? राजिमा।
कहता है कि चूंकि गणतंत्र की जनता अपने अच्छे पक्ष के लिए जानी जाती है, सच्चरित्रवान है, त्यागी है, उनमें परोपकार का भावना है, तो ऐसे अच्छे लोगों पर शासन करने के लिए किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के ऊपर छोड़ दो, ये आपस में मिलजुल के शासन कर लेंगे। इसका मतलब कि जन सहभागिता आधारित शासन भी यहाँ होगी। जन सहभागिता आधारित शासन। अब देख रहे हैं, यहाँ एक व्यक्ति का शासन है, यहाँ जन सहभागिता आधारित शासन है। सुनील कह रहे हैं कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन हमारा नोट साफ नहीं बन पाता आपके तेज लिखवाने से। कोई बात नहीं सुनील, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि चाहे आपकी राइटिंग कितनी भी खराब हो, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि मेरा निजी रूप से ऐसा मानना है कि अगर मैं कितना भी फास्ट लिखूं, दूसरों की नज़र में मेरी राइटिंग कितनी भी खराब क्यों ना हो सकता है मेरी नज़र में भी हमें भी लगता हो कि बहुत बुरा लिखा, फिर भी पढ़ तो लूंगा ही कि क्या लिखा हूँ। ये सबके साथ होता होगा। तो आप अपना नोट्स अपने ही लिए तो बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा खराब लिखेंगे मतलब लगेगा कि बहुत साफ सुथरा नहीं है, धीरे धीरे लिखते लिखते आदत बन जाएगी। अभी तो बहुत कुछ लिखना है। अभी तो बमुश्किल आपके सिलेबस का एक चौथाई हिस्सा हुआ है, अभी तीन चौथाई बाकी है। हाँ, ये नहीं सोचना है कि केवल आप ही की राइटिंग खराब हो रही है। लगभग सभी को ऐसा लगता होगा कि राइटिंग खराब है। इससे क्या हुआ? कहते हैं तंत्र मतलब सिस्टम। जहां गणतंत्र हो उसी को गणराज्य कहेंगे, है ना, गणतंत्र। हाँ, बड़े स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अभी भी बताया तो साहित्य, गणतंत्र और गणराज्य में क्या अंतर है। आपको ये पूछना चाहिए था मुझसे कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, तो बताता ना। अब देखो, भारत एक गणराज्य है, तो जो गणराज्य है वहां गणतंत्र होगा। गणतंत्र व्यवस्था है ना, जैसे गणतंत्रात्मक शासन, ये व्यवस्था हो गई। अब जहां गणतंत्रात्मक शासन होगा उस देश को हम कह सकते हैं ना कि यह एक गणराज्य है, यहाँ गणतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई जाती है। रोहित। हाँ, अब देखो, अब जैसे हमने कहा कि गणतंत्र में जन सहभागिता आधारित शासन होता है, तो भाई अब्राहम लिंकन की भाषा में अगर आप बात करोगे तो इसी जन सहभागिता आधारित शासन को आप क्या बोलते हैं? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, लोकतंत्र। तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र गणतंत्र की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता है। शिवेंद्र, गणतंत्र तो बड़ी अवधारणा है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे भाई, दोनों एक ही होता तो हमारे यहाँ ही भारतीय गणराज्य को लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्यों बोला जाता है?
देख रहे हो गणतंत्र में हमने क्या बताया कि जहाँ गणतंत्र होगा वहाँ के लोग सच्चरित्रवान होंगे, है ना। प्लस वहाँ पर वंशानुगत कोटि की शासन व्यवस्था नहीं होगी, और वंशानुगत नहीं होगी तो और क्या उपाय है। ज्यादातर चांस बनता है कि भाई निर्वाचित व्यवस्था होगी, है ना, या मनोनयन की व्यवस्था हो सकती है। इतना तो तय है कि शीर्षस्थ पद पे हर हमेशा निर्वाचित व्यवस्था ही होगी, क्योंकि शीर्षस्थ पद पे कौन मनोनयन करेगा, किसी का नहीं कर सकता, है ना। मनोनयन क्या मतलब, नियुक्ति कह लीजिए, नियुक्ति। दूसरी बात, आम जनता आपस में मिलजुल कर शासन सत्ता का संचालन करती है। तो जहां जनता का शासन हो, आपने तो अरस्तू के चिंतन में ही पढ़ लिया कि भाई जहां जनता का शासन होगा, उत्कृष्ट कोटि का शासन संविधान तंत्र है, भ्रष्ट कोटि का शासन लोकतंत्र है। तो उत्कृष्ट और भ्रष्ट छोड़ दीजिए, जन सहभागिता तो है, अगर जन सहभागिता है तो लोकतंत्र है। देवेश। मतलब राजतंत्र की विपरीतार्थी विशेषताएं यहां देखने को मिलेगी। ठीक है। अब देखो आलोचक क्या कहते हैं। बता तो दिया, आपने ध्यान नहीं दिया अनमोल। हमने क्या बताया, लोकतंत्र गणतंत्र की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता है। अगर गणतंत्र एक समष्टि है, एक समुच्चय है, तो लोकतंत्र उसका एक हिस्सा है, एक उप समुच्चय है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात समझ में आई। हाँ जी, जहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है उसी को हम गणराज्य बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, इंडिया एक रिपब्लिक है। तो भारत में सत्ता का स्वरूप क्या होगा, गणतंत्रात्मक होगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी पढ़ते समय ये सब पढ़ते हैं ना, उद्देशिका पढ़ने के दौरान। हाँ। अब देखिए आलोचक क्या कहते हैं। आहिद, आलोचक कहते हैं कि मैकियावेली का ये जो गणतंत्रवाद का विचार है, ये इसी के चिंतन में, मतलब इसके चिंतन में ही विरोधाभास का भाव पैदा करता है। एक तरफ प्रिंस में आपने मान लिया है कि मनुष्य स्वभावतः बुरा होता है, तो डिस्कोर्सेस में ऐसा क्या हुआ, मतलब आपका पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल गया। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र पूछ रहे हैं कि क्या हमें वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन पढ़ना है क्या। मतलब ये विचार आपके मन में कहाँ से आ गया। नहीं, कोई जरूरी नहीं है सलाम, लेकिन मैकियावेली का ऐसा मानना है ना, कि गणतंत्र उनके लिए उचित है जहां लोग अच्छे हैं। तो आलोचकों ने यह कहा है कि इसका जो चिंतन है, जहां इसने गणतंत्रवाद को स्वीकार कर लिया है डिस्कोर्सेस में, ये कहीं ना कहीं इसी के चिंतन के, तो इसी के चिंतन का वह पक्ष जो प्रिंस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, उसे खारिज करने वाला है।
डिस्कोर्सेस में इसका विचार, खास करके शासन प्रणाली को लेकर, द प्रिंस में दिए गए विचार की तुलना में एकदम अलग है। इतना बड़ा विरोधाभास कैसे? इस बात की आलोचना की जाती है। तो ये है गणतंत्रवाद के संदर्भ में मैकियावेली का विचार। अगर हम मैकियावेली के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बताएंगे कि इसने भविष्य में, मतलब आने वाले समय में, धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को, मतलब राज्य के अंदर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये इसके महत्व में बता सकते हैं प्रवीण कि डिस्कोर्सेस में जो इसका विचार है वो संकीर्ण रूप से स्थानीय नहीं है ना, कालबद्ध भी नहीं है। भाई रिपब्लिक तो हर काल के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, प्लेटो भी कुछ ऐसा ही करता है शिवेंद्र, बिल्कुल। अच्छा, ये भी बात है, इसने जो डिस्कोर्सेस में लिखा है, आप कह सकते हैं कि ये मैकियावेली की प्रौढ़ता को दर्शाता है, उसकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। ऐसा हो सकता है। शुरुआत में उसकी दृष्टि संकीर्ण थी, केवल अपने देश के बारे में ही सोच रहा था, संपूर्ण मानवता को लेकर विचार नहीं कर रहा था। अब फिर भी ये तो मानेंगे ना कि भाई इसके चिंतन का मूल स्रोत प्रिंस है। कहेंगे ना कि भाई अगर दोनों में से कि मैकियावेली बेसिकली इस शासन प्रणाली को अपने केंद्र में रखता है तो राजतंत्र को ही रखता है ना। वो मुख्यतः राजतंत्र का समर्थक है। राजतंत्र का समर्थक है, हालांकि ये स्वीकार करता है कि गणतंत्र राजतंत्र से बेहतर है। बावजूद इसके वो समर्थन किसका करता है? राजतंत्र का। क्योंकि इटली के लिए राजतंत्र ही अधिक उपयुक्त है। इटली में गणतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता। जहां डेमोक्रेसी होगी वहां रिपब्लिक भी होगी। आप कह सकते हैं जहां डेमोक्रेसी रहेगी वहां रिपब्लिक के लक्षण तो रहेंगे ना। भाई रिपब्लिक में आपने क्या पढ़ा? जन सहभागिता आधारित शासन, है ना। शासनिक व्यवस्था में या शासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो पद हैं उनका निर्धारण वंशानुगत आधार पर नहीं होगा, है ना। तो जरा सोचिए, डेमोक्रेसी है, चाइनीज रिपब्लिक, चीन भी रिपब्लिक है। तो वहां पर भी कौन सी राजशाही चल रही है बताओ? राजशाही तो नहीं है। पीपल्स पार्टिसिपेशन बेस्ड गवर्नमेंट है, जन सहभागिता है, वो अलग बात है। कि केवल इंटरनल डेमोक्रेसी है, एक्सटर्नल डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ एक्सटर्नल डेमोक्रेसी है। एक्सटर्नल डेमोक्रेसी के अपने नफा नुकसान हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी के अपने नफा नुकसान हैं तो दोनों डेमोक्रेसी, दोनों के प्रिंसिपल्स अलग हैं। हम लिबरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जहां डेमोक्रेसी होगी, भाई जरूरी नहीं कि वहां रिपब्लिक हो ही। बताओ, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है कि नहीं? है। लेकिन क्या इंग्लैंड रिपब्लिक है? नहीं है ना। मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो नाम मात्र की मोनार्की है। जैसे अभी अभी मैंने बताया ना कि रिपब्लिक मोनार्की का अगेंस्ट होगा, तो यहां मेरा मोनार्की कहने का मतलब डिस्पोटिक मोनार्की से है, निरंकुश राजतंत्र से है। इंग्लैंड में जो राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, वो बेसिकली लोकतंत्र ही है। शासन तो जनता का ही है वहां। एक व्यक्ति का शासन कहाँ है? वहां की मोनार्की तो सांकेतिक है, सिंबॉलिक है।
जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करती है। कॉलोनी। फिर भी उसको हम रिपब्लिक तो नहीं बोलेंगे। हाँ, बट ये जरूर कह सकते हैं कि हर रिपब्लिक में डेमोक्रेसी होगी, लेकिन हर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सेटअप रिपब्लिक हो ये जरूरी नहीं है। तो लिख लीजिए गणतंत्रवाद के संदर्भ में मैकियावेली के विचार। मैकियावेली को मुख्यतः मैकियावेली को मुख्यतः राजतंत्र का समर्थक माना जाता है। मैकियावेली को मुख्यतः राजतंत्र का समर्थक माना जाता है, लेकिन लेकिन उसने अरस्तू की ही भांति अरस्तू की ही भांति शासन प्रणालियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और कुल 6 शासनिक प्रणालियों का जिक्र किया है, जिसमें दो प्रकार की जिसमें दो प्रकार की शासनिक प्रणालियों पर अधिक बल दिया गया है। पहला, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, तथा दूसरा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। मैकियावेली के अनुसार मैकियावेली के अनुसार शासन प्रणाली की उपयोगिता शासन प्रणाली की उपयोगिता अलग अलग सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थाओं में अलग अलग होती है। शासन प्रणाली की उपयोगिता अलग अलग सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं में अलग अलग होती है। यानी यानी शासनिक प्रणाली की श्रेष्ठता सापेक्ष है। यानी शासनिक प्रणाली की श्रेष्ठता सापेक्ष है। और यह परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इटली की परिस्थितियों को देखते हुए मैकियावेली ने इटली की परिस्थितियों को देखते हुए मैकियावेली ने
राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को उपयोगी माना है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को उपयोगी माना है। लेकिन समस्त शासन प्रणालियों में उसने गणतंत्र को श्रेष्ठ माना है। जिन समाजों में आर्थिक समानता, सामाजिक समरसता, राजनीतिक एकीकरण तथा धर्मपरायण व सच्चरित्रवान जनता हो, धर्मपरायण तथा सच्चरित्रवान जनता हो, उन समाजों के लिए गणतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। मैकियावेली ने मैकियावेली ने अनेक कारणों से गणतंत्र का समर्थन किया है। जैसे गणतंत्र में जन सहभागिता आधारित शासन व्यवस्था होती है, यानी जनता का बड़ा हिस्सा शासन संचालन में भाग लेता है। यहाँ वंशानुगत शासन नहीं होता। गणतंत्र के प्रति जनता की निष्ठा गणतंत्र के प्रति जनता की निष्ठा गणतंत्र के प्रति जनता की निष्ठा राजतंत्र की तुलना में अधिक होती है। गणतंत्र में सत्ता परिवर्तन अपेक्षाकृत सहज होता है। नोट: आलोचकों के अनुसार मैकियावेली का गणतंत्र से संबंधित विचार विरोधाभासी है। उसके द्वारा प्रस्तुत मानव स्वभाव के चित्रण से मेल नहीं खाता।
ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि चिंतन के क्षेत्र में मैकियावेली का क्या योगदान रहा तो क्या बताएंगे? भाई, इसके चिंतन के अंदर जितने महत्वपूर्ण पक्ष हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सब के सब इसके योगदान में आ जाएगा कि नहीं? कह सकते हैं कि राज्य की सुरक्षा को लेकर इसने राजनीति में शक्ति के महत्व को स्थापित किया, जो आज प्रासंगिक है। इसने तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया, व्यवहारिक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया, जिसका आज राजनीति विज्ञान में काफी बोलबाला है ना। इसके चिंतन के माध्यम से, क्योंकि राज्य और धर्म को अलग कर दिया गया तथा धर्म को राज्य के नियंत्रण में ला दिया गया, ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देता है। शासक को निरंकुश बनाकर इसने संप्रभुता का मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये सब बताएंगे इसके योगदान के अंदर, है ना। अनमोल। नागरिक गणतंत्रवाद का विचार। तो इसी के साथ मैकियावेली टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग इटली से बाहर निकलकर पड़ोस में ही इंग्लैंड की तरफ रुख करने वाले हैं। यूनान से प्रारंभ करके हम लोग इटली आए थे, अब इटली से चलेंगे इंग्लैंड, जहां लंबा समय व्यतीत होने वाला है। थॉमस हॉब्स के चिंतन को आप पढ़ेंगे, जॉन लॉक के चिंतन को, जॉन स्टुअर्ट मिल के चिंतन को, जेस मिल। तब आगे के तीन चिंतक ऐसे हैं जो ब्रितानी हैं, उन्हें ब्रिटिश थिंकर्स को पढ़ना है। फिर वहां से निकल के हम चलेंगे जर्मनी, है ना। फिर कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। फिर मार्क्स के बाद इटली लौट आएंगे, ग्रामशी को पढ़ेंगे। फिर जर्मनी चलेंगे, हन्ना एरे को पढ़ेंगे। राजनीतिक चिंतन में विचार बच गया है। ऐसा विचार बच गया है। आपका बुकलेट पार्ट बी तक तैयार हो चुका है। योगदान क्या लिखेंगे? तो वो योगदान तो पढ़ ही चुके हैं सारा। भाई, कोई भी अगर चिंतन प्रस्तुत करता है तो चिंतन का हर पहलू ही उसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। सलाम। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक,
जॉन स्टुअर्ट मिल। ब्रिटिश थिंकर्स हैं ये। तो अब जो अगला टॉपिक है आपका, वो है बेसिकली थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने बेसिकली, नहीं, कालखंड भी तो देखा जाता है। ग्रामसी मार्क्सिस्ट है, नियो मार्क्सिस्ट। तो पता चला कि मार्क्स पढ़े ही नहीं और नौ मार्क्सवादी को पढ़ने लगे। देश का तो सिंपली हमने रेफरेंस दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि देश वाइज पढ़ेंगे, है ना। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखो, तीन ऐसे विचारक हैं जिनको अनुबंधवादी विचारक कहते हैं: थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। तीन अनुबंधवादी विचारकों में से दो अनुबंधवादी विचारकों को पढ़ना है आपके सिलेबस में। इन्हें अनुबंधवादी इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति की वकालत की, है ना, हॉब्स ने। अच्छा, आप देखेंगे हॉब्स के चिंतन पे मैकियावेली का प्रभाव दिखेगा। ठीक है। खास करके मानव स्वभाव के चित्रण को लेकर। यहाँ राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत अलग अलग शीर्षकों में बांट कर पढ़ेंगे, है ना। अब जैसे चूंकि सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है हॉब्स के दर्शन में, तो आप यहाँ पाएंगे कि सबसे पहले हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, फिर मानव स्वभाव का चित्रण किया है ना, और फिर प्राकृतिक अवस्था के अंदर मनुष्यों के बीच हुए समझौते का जिक्र किया है, क्योंकि सामाजिक समझौते के माध्यम से ही राज्य तथा समाज दोनों की उत्पत्ति होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्लस राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो इसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, इसी से मिलता जुलता है, या कह लीजिए कि इसी की बुनियाद पर आधारित संप्रभुता का सिद्धांत है। यूं तो संप्रभुता का सिद्धांत सबसे पहले बोधा देता है, लेकिन बोधा संप्रभुता के सिद्धांत के तहत जब संप्रभु को डिफाइन करता है, तो संप्रभु की शक्तियों पर कई प्रकार का अंकुश लगा देता है। ये माना जाता है कि उसने संप्रभुता का विचार तो दिया, लेकिन जिस ढंग से संप्रभु को निरूपित करना चाहिए नहीं कर पाया। उसके साथ कुछ बाध्यकारिताएं जोड़ दिया। थॉमस हॉब्स ने क्या किया? उन बाध्यकारिताओं को खारिज कर दिया और सही मामले में जैसा संप्रभु होना चाहिए वैसे संप्रभु का निर्माण किया इसने। तो संप्रभुता की अवधारणा। वो सामाजिक समझौते की बुनियाद पर राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, संप्रभुता की अवधारणा, प्लस इसके द्वारा इंडिविजुअलिज्म का जो विचार दिया गया, जिसको हम बोलते हैं हॉब्स का व्यक्तिवाद, है ना, उसे पढ़ेंगे। प्लस ये एक विशेष प्रकार की अध्ययन पद्धति की बात करता है, विशिष्ट कोटि की अध्ययन पद्धति, जिसे बोला गया साइंटिफिक मेटेरियलिज्म, वैज्ञानिक भौतिकवाद। तो हम हॉब्स की अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे।
और फिर चिंतन के क्षेत्र में इसका योगदान। ठीक है, तो कल इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थॉमस हॉब्स, अभी तक हम पाश्चात्य चिंतकों की श्रेणी में प्लेटो, अरस्तु और मैकियावेली, तीन चिंतक पढ़ लिए हैं। चौथे चिंतक में कल एंट्री कर ले जाएंगे। सैटरडे तक नहीं लगेगा, हॉब्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना। हमारी कोशिश है। अच्छा, आज थर्सडे हो गया ना, देख रहे हो समय को कैसे पंख लगा है, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, संडे को कोशिश करेंगे, लॉक ही नहीं, जेएस मील भी निपटा लेंगे। ठीक है, वैसे मैं ये टारगेट लेकर चला था कि संडे को आपको कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगा, लेकिन शायद कार्ल मार्क्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, कार्ल मार्क्स थोड़ा लंबा हो जाता है। 4-5 घंटे की क्लास में तो अगर डिक्टेशन को स्किप कर दो तो मार्क्स पढ़ डालोगे, बट कोई नहीं, इतनी भी क्या हड़बड़ी है। हाँ, कल थॉमस हाउस पढ़ेंगे रिया, कल पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।